नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और उनसे संबंधित प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। एक आम आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो रिक्त स्थान में प्रयुक्त होती है। तो एक आम आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ किससे पृथक है? जो देखिए, पहला ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, संकेत अधिगम यानी साइन लर्निंग, दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, और चौथा है सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो हमें पुनर्बलन शब्द के अंतर्गत देखना है कि पुनर्बलन का प्रयोग किसके अंतर्गत, पुनर्बलन और दंड का प्रयोग उस सिद्धांत में प्रयुक्त से अलग है। तो हमें देखना है क्रिया प्रसूत यानी क्रिया प्रसूत का किसने दिया, तो स्किनर के द्वारा। संकेत अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो टोलमैन के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसके द्वारा, पावलाव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा, तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा, जिसको हम तुलनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सिद्धांत थे। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है आपका, वो रीइंफोर्समेंट की बात करता है, परंतु उससे पृथक एक सामान्य आदमी की जो पुनर्बलन की क्षमता और दंड की क्षमता होगी, वो हमारे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से थोड़ी पृथक होगी, जो हटके होगी। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो किसकी बात करता है, पुनर्बलन की बात करता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न देख लिया। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। बच्चे को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है। तो किस आयु वर्ग में उसकी अलगाव और उत्सुकता कम हो जाती है? क्या 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, या 3 से 4 वर्ष, या फिर 4 से 5 वर्ष? तो देखिएगा साथियों, बच्चा जब 4 से किसके क्रिया प्रसूत नहीं, हम बात करें मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, बच्चा जब 3 से 4 वर्ष का हो जाता है, तब उसकी उत्सुकता और अलगाव जो होती है उसके प्रति कम उत्सुकता होने लग जाती है। तो 3 से 4 वर्ष मैंने पिछले वीडियो में आपको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो पढ़ाया हुआ है। तो 3 से 4 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू में क्या मापा जाता है? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की बात हो रही है। सामान्य बुद्धिमत्ता मापी जाती है, एक कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यता मापी जाती है, या फिर तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता मापी जाती है, या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता मापी जाती है इसके अंतर्गत। देखिएगा साथियों, अगर हम भावनात्मक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो होती है वो ईक्यू के अंतर्गत मापी जाती है। कौन सी? इमोशनली क्वेश्चन के अंतर्गत जो होती है वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता मापी जाती है, जिसको हम ईक्यू के द्वारा दर्शाते हैं। और आईक्यू की अगर हम बात करें, तो आईक्यू जो है ये किसके अंतर्गत, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के अंतर्गत मापी जाती है, और ये सामान्य बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धिमत्ता। जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है यानी बुद्धिमत्ता आईक्यू है, वो सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए प्रयुक्त संप्रत्यय है। और एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? एक कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। द्विकारक भी उन्होंने ही प्रस्तुत किया। तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए आईक्यू पद का प्रयोग किया जाता है, जबकि ईक्यू की बात करें तो ईक्यू भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि। देखिए, व्यक्तित्व मापन की 4 प्रकार की विधियां होती है। हम बात करें तो पहली प्रक्षेपी विधियां होती है, दूसरी होती है वस्तुनिष्ठ विधियां, तीसरी होती है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, चौथी होती है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो हमारे यहाँ पर कौन सी विधियों की बात की गई है? व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि की। तो प्रक्षेपी विधि इनमें से कौन सी नहीं है, हमें यह बताना है। क्या इंक ब्लॉक टेस्ट होगा, क्या वाक्य पूर्णता परीक्षण होगा, क्या विषम मूल्यांकन परीक्षण होगा, या फिर शारीरिक परीक्षण होगा? तो देखिएगा साथियों, इंक ब्लॉक टेस्ट जो हरमन रोशा के द्वारा प्रतिपादित है, जिसको हम शाही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं, ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। वाक्य पूर्णता परीक्षण, सेंटेंस जिसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं, सेंटेंस कॉम्प्लेशन टेस्ट जिसको हम SCT कहते हैं, वाक्य पूर्णता परीक्षण, ये भी हमारे प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विषय मूल्यांकन परीक्षण जिसको हम थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये भी हमारी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है।
परंतु शारीरिक परीक्षण जो है ये हमारी किस विधि के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये प्रोजेक्टिव विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा सही से आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक परीक्षण, जो किसके अंतर्गत, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीन इंक ब्लॉक टेस्ट और थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन टेस्ट, ये सभी जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है। हमें बताना है अधिगम का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो संप्रत्ययवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद या फिर रचनात्मकतावाद। तो देखिएगा साथियों, व्यवहारवाद के जो लेकर आए थे वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक लेकर आए थे। संज्ञानवाद को जो लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे, जीन पियाजे लेकर आए थे। रचनात्मकवाद जिसको हम कॉन्ट्रैक्टिविज्म के नाम से भी जानते हैं, वो कौन लेकर आए थे, तो जेरोम ब्रूनर, जिसको हम संरचनावाद भी कह सकते हैं। तो संरचनावाद जेरोम ब्रूनर लेकर आए थे। ये तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों किसके सिद्धांत थे, अधिगम के सिद्धांत है। जबकि हम कॉन्सेप्चुअलिज्म की बात करें यानी संप्रत्ययवाद की बात करें तो ये अधिगम का सिद्धांत नहीं है। संप्रत्यय यानी प्रतिमा का निर्माण होना, ये हमारे मन मस्तिष्क की बात है, तो ये अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है। जबकि व्यवहारवाद एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, संज्ञानवाद पियाजे और रचनावाद कौन लेकर आए, जेरोम ब्रूनर लेकर आए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो बाकी के हैं अधिगम का सिद्धांत, परंतु संप्रत्ययवाद हमारा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में रिक्त स्थान के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित है। छात्रों को क्या बात की गई है, समस्या सुलझाने के लिए किस का प्रयोग किया जाना चाहिए, समस्या सुलझाने के लिए छात्रों को अधिगम की कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत अपनाना चाहिए। तो संचार का अनुभव, प्रासंगिक अनुभव, कार्य अनुभव या सहयोग का अनुभव। तो अगर व्यक्ति को समस्या सुलझाने या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत काम करना है तो वो प्रासंगिक अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे, न कि कार्य अनुभव। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है और प्रासंगिक अनुभव हमारा सही से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस सिद्धांतकार का चयन करें जिसका सिद्धांत शिक्षण संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के संदर्भ में बताता है। उस सिद्धांतकार का चयन करना है हमें जिसका शिक्षण संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के बारे में बताता है। किसका सिद्धांत बताए, क्या कोहलर का, क्या बीएफ स्किनर का, क्या पावलाव का या फिर एरिक्सन का। तो हम बात करें कोहलर की। कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, स्किनर ने क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, परंतु इन्होंने एक अभिक्रमित अनुदेशन भी बताया है जो किसके अंतर्गत काम करता है, योजना अधिगम प्रणाली के अंतर्गत काम करता है। तो बीएफ स्किनर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव ने प्रस्तुत किया। एरिक्सन की बात करें तो हमने पहले वाले प्रश्न में चर्चा की है कि इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बीएफ स्किनर की, जिन्होंने योजना अधिगम प्रणाली के अंतर्गत कौन सा, तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीएफ स्किनर। तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया, पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो शास्त्रीय अनुबंधन का, और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है 8वां, हम देखते हैं कि सृजनशील विशेषताएं हैं यानी क्रिएटिविटी, जो बच्चा सृजनशील होगा, सर्जनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी के अंतर्गत काम करेगा, वो उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फोटोग्राफिक स्मृति, भिन्न सोच, अंतर्मुखी या तीव्र अधिगम। तो देखिएगा, यदि अंतर्मुखी की बात करें तो ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर क्रिएटिव होगा बच्चा तो वो बहिर्मुखी बच्चा होगा, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखेगा यानी भिन्न सोच रखेगा। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर भिन्न सोच होगा, परंतु तीव्र अधिगम नहीं होगा, अंतर्मुखी नहीं होगा और फोटोग्राफिक स्मृति भी नहीं होगा, क्योंकि जो सृजनशील बच्चा होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत काम करता है और वो भिन्न सोच रखेगा, तभी तो हम सृजनशील कहलाएगा वो। तो यहाँ पर भिन्न सोच हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। कक्षा में विकलांग बच्चों को भी अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो हमारे किसके अंतर्गत आएगा, विशिष्ट के अंतर्गत आएगा, गतिशील विद्यालय के अंतर्गत आएगा, रेगुलर विद्यालय के अंतर्गत आएगा या फिर फ्लिप के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में बात कही गई है कि जो विकलांग बच्चे हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, उनको नियमित विद्यालय में ही
डालना चाहिए। नियमित विद्यालय में ही नियमित छात्र जो होते हैं उनके साथ उनका अध्यापन कार्य होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो अपने आप को कम अनुभव नहीं करेंगे, कम नहीं आंकेंगे। इस कारण उनको नियमित विद्यालय में, यानी एक इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हम बात कर सकते हैं, उसमें नियमित विद्यालय में विकलांग बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में विकास के चरण जो 1 से 3 वर्ष तक होता है वह है। देखिए, हमने अभी यहाँ पर चर्चा की थी एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की, तो मैं आपको पूर्ण रूप से मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ाता हूँ जो एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पहली जो अवस्था बताई है, उन्होंने पहली बात तो ये है कि जीवन को विभिन्न 8 चरणों में बांट दिया है, जिसमें बच्चा जो होता है वो मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत पहला सिद्धांत कौन सा है, विश्वास बनाम अविश्वास। उनका जो पहला पद है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी अवस्था अगर हम बात करें तो जन्म से 1.5 वर्ष यानी 18 माह तक का जो बच्चा होता है जन्म से, वो विश्वास बनाम अविश्वास, वो अपनों के प्रति तो विश्वास बताएगा परंतु गैरों के प्रति अविश्वास जताएगा। दूसरी अवस्था होती है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तो स्वतंत्रता मतलब 1.5 से जो बच्चा 3 वर्ष के अंतर्गत होता है वो स्वतंत्र होना चाहता है, और क्या क्या उसके अगर स्वतंत्र होने में कुछ बाधाएं आएगी तो वो लज्जाशीलता का अनुभव करेगा। तो देखिएगा, हमारा प्रश्न भी यही बताता है कि 1 से 3 वर्ष तक के अंतर्गत, तो 1.5 से 3 वर्ष तक का जो बालक होता है वो स्वायत्तता बनाम शर्म का अनुभव करेगा। तो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता यानी शर्म भी बोल सकते हैं हम, और स्वायत्तता को स्वतंत्रता बोल सकते हैं हम। तो ये हमारा किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो 1 से 3 वर्ष का बच्चा जो होगा वो स्वायत्तता बनाम शर्म के अंतर्गत आएगा। अब हम फटाफट उनकी 8 अवस्थाओं की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा है पहल शक्ति बनाम दोषित। तो अपनी तरफ से ये पहली स्कूल की अवस्था होगी बच्चे की, जो 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था होगी, उसमें वह स्वयं पहल करेगा, और उसमें अगर दोषपूर्ण पाया जाता है तो वो स्वयं को दोषित यानी अवहेलना या फिर दंड देते हैं तो वो स्वयं को दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला है परिश्रम बनाम हीनता। बच्चा 6 से 12 वर्ष तक इसमें आता है, और उसमें उत्तर बाल्यावस्था का अवस्था भी होती है जिसमें परिश्रम करता है बच्चा, और अगर उसमें परिश्रम में कमी रह जाती है तो हीनता का अनुभव करता है। और 5वीं अवस्था उसकी जो होगी वो होगी अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। जो 12 से 18 वर्ष का बालक होगा वो क्या करेगा, उसमें अहम हो जाएगा वो, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है तो अहम का भाव जागृत होगा, और उसमें भूमिका संभ्रांति द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होने पर वह भूमिका संभ्रांति के अंतर्गत आता है। घनिष्ठता बनाम विलगम या फिर अलगाव की भावना भी उसमें ग्रसित हो सकती है। जो छठी अवस्था है हमारी, कौन सी, भूमिका घनिष्ठता बनाम अलगाव, जो अपने से घनिष्ठता बढ़ाएगा क्योंकि वो अब किशोरावस्था पार कर चुका है, यानी 18 वर्ष पार कर चुका है, तो अपने से घनिष्ठता बढ़ाएगा, और गैरों से विलगाव बढ़ाएगा, मतलब जो उसके नहीं होते हैं उनसे अलगाव की भावना वो रखेगा। और अगली अवस्था जो होगी वो जननात्मकता, मतलब जो 35 से 65 वर्ष की अवस्था होती है व्यक्ति की, उसमें वो जनन करता है, मतलब अपने समान बच्चों को जन्म देता है, और अगर उसके वो जननात्मकता की शक्ति नहीं हो पाती है तो वो एक स्थिरता प्रदान कर लेता है, यानी अपने आप को स्थिर कर लेता है। अगली जो है वो अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य की भावना। अगर व्यक्ति 65 वर्ष के बाद उसके अहम की संपूर्णता हो जाती है, और अगर नहीं होती है तो वो निराशा की स्थिति में चला जाता है। तो हम यहाँ पर 8 जो सामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो एरिक एरिक्सन ने 8 मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताई है उनका अध्ययन हमने किया है। तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में विकास का चरण जो 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को के लिए होता है वह कौन सा होता है, स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता यानी शर्म। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वायत्तता बनाम शर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां रिक्त स्थान में पाई जाती है। देखिए, मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया, तो फ्रायड ने दिया। अब यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों की बात हो रही थी कि मूल प्रवृत्तियां जो है वो मैकडूगल ने दी, परंतु मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां किसमें पाई जाती है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में होगी, कॉन्शियस माइंड में होगी, सबकॉन्शियस माइंड में होगी, या फिर सुपर कॉन्शियस माइंड में होगी। तो देखिए, फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई है, और उस 3 अवस्थाओं में अचेतन मन का जो भाग बताया है वो 90%, व्यक्ति का 90% जो होगा वो अचेतन मन होगा। तो ऑब्वियसली जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होगी
वो किसके अनुसार, वो फ्रायड के अनुसार अनकॉन्शियस माइंड में होती है, यानी अचेतन मन में होती है। तो मूल प्रवृत्तियां मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार किसमें होती है, तो अचेतन मन का हिस्सा होती है। और फ्रायड ने 3 प्रकार के मन बताए हैं। अगला है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं करता है। संज्ञानात्मक विकास किसका अध्ययन नहीं करता है, तो यहाँ पर समस्या निवारण का, स्मृति का, भाषा का या रिश्तों का। तो देखिएगा साथियों, समस्या निवारण यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत का मेन पहलू है। दूसरा है स्मृति का, तो स्मृति का भी करता है। तीसरा है भाषा का, तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतकार थे, उन्होंने बताया है कि भाषा भी महत्वपूर्ण होती है संज्ञानात्मक विकास में, क्योंकि पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। तो इस प्रकार से भाषा भी महत्वपूर्ण होती है, जबकि रिश्तों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। किसमें, संज्ञानात्मक विकास में रिश्तों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो हमारा सही से आंसर क्या हो जाएगा, रिश्तों का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कि शिक्षा में खेल के महत्व को रिक्त स्थान द्वारा उल्लेखित किया गया है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसे सिद्धांतकार हैं, कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने खेल के सिद्धांत को, शिक्षा में खेल के महत्व को स्पष्ट किया है। तो वो जॉन लॉक होंगे, अरस्तु होंगे, प्लेटो होंगे या सुकरात होंगे। तो देखिएगा साथियों, अरस्तु, जिसको हम प्रश्नोत्तरी विधि के अंतर्गत भी सुकराती विधि, सुकरात हैं वो प्रश्नोत्तरी विधि के, तो परंतु अरस्तु जो हैं ये खेल के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। खेल के महत्व को कौन स्वीकार करते हैं, तो शिक्षा में खेल के महत्व को अरस्तु ने माना है। ये सीधा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के रिक्त स्थान पहलू द्वारा वर्णित होता है। अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार की किस अधिगम के द्वारा, किस पहलू के द्वारा वर्णित होगा। अधिगम का, अनुभूति का, विचार करने में या फिर कुछ करने में। तो देखिएगा साथियों, हम अनुभूति, अगर व्यक्ति की फीलिंग होगी तो वो अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के अंतर्गत काम करेगा। तो हमारी यहाँ पर फीलिंग यानी अनुभूति के अंतर्गत जो व्यक्ति होगा वो अधिगम को प्रभावी करता है, हमारे व्यवहार के द्वारा प्रभावित करता है। अगला है आईसीटी, यानी समावेशी शिक्षा में आईसीटी बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकती है, इंफॉर्मेशन, जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो आईसीटी के अंतर्गत आता है। आईसीटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, जो हमारी टेक्निक है वो समावेशी शिक्षा में किसको बढ़ा सकती है, केवल पहुंच को, केवल समानता को, केवल दक्षता को या उपरोक्त सभी को। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी को, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी किसको बढ़ा सकती है, तो हमारी पहुंच को भी बढ़ाएगी, समानता को भी बढ़ाएगी और हमारी दक्षता को भी उन्नयन करेगी। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 15 प्रश्न जो हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में बाकी बचे 15 प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो कृपया करके अपने वीडियो की जो क्वालिटी होती है, यूट्यूब में क्वालिटी का फंक्शन होता है, उसमें जाके अपने मोबाइल की थोड़ी क्वालिटी बढ़ाइए अपने वीडियो की, जिससे आपको स्पष्ट दिखने में आसानी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।